प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए थे वो हमारा क्या था, B = म्यू नॉट आई अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए उसमें से अभी हमारा जो मिस हो रहा था वो मिस हो रहा था कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन पे अभी तक सबको कंफ्यूजन था। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन का उसने कोई जिक्र नहीं किया। ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिंपली ये कहा कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, बट डायरेक्शन के बारे में उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। एम्पियर स्विमिंग लॉज से हमें जो पता चला वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं था, वो डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल का था। और स्नो टाइप के जो वर्ड होते हैं SNOW के बारे में जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं बताया। वो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन के लिए था। लेकिन अभी तक इतना पढ़ने के बाद, इतने टॉपिक कवर करने के बाद डायरेक्शन के बारे में कोई पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसका स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका जो वैल्यू आया, उसका जो एक्सप्रेशन आया, उस एक्सप्रेशन को स्टडी करने के बाद, उस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के बाद एक बात ये कैलकुलेट कर पाया लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो उसी का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम उसे कवर करते हैं। फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा B = म्यू नॉट आई अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2, हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट करके रखा। हमने केस लिया, मान लेते हैं φ1 बराबर φ2 = 90 डिग्री। ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन करंट कैरिंग वायर के मिडिल नियर अबाउट, मतलब अगर ये करंट कैरिंग वायर है, मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके मिडिल पॉइंट के आसपास, इसके मिडिल पॉइंट के पास जाएंगे तब इसका वैल्यू φ1 और φ2 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब अभी हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर इसके एकदम मिडिल पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो φ1 और φ2 का वैल्यू हमने रखा 90 डिग्री, तो sin 90 प्लस sin 90 का वैल्यू होता, sin 90 का वैल्यू था 1 प्लस 1 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया B = म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। जब हमारे पास ये आया तो म्यू नॉट अपॉन 2π ये हमारा कांस्टेंट है। अगर उस करंट कैरिंग वायर में करंट भी कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो I कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 2π कांस्टेंट, तो वेरिएबल हमारा कौन मिलेगा, A मिलेगा। A क्या है, A है पोजीशन फ्रॉम द वायर, जहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई वायर है म्यू नॉट आई उसमें यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 2π आई कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब वायर से कितनी दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ये हमारे पास वायर है, ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को A बोल दिया, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, उसके डिस्टेंस का, कितनी दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ अगर हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो जो भी मिलेगा, थोड़ा और दूरी बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड और कम मिलेगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे
मैग्नेटिक फील्ड और कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे जैसे वायर से, करंट कैरिंग वायर से दूर जाते जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और कम मिलेगा। लेकिन इसके और डीप में जाके एक्सप्लेन करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सर मतलब ये हुआ, अगर ये हमारा वायर है, अगर हम यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर हैं या फिर हम 2 मीटर की दूरी पर, ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से हम 3 मीटर की दूरी पर हैं, इस पॉइंट पर मान लेते हैं ऐसा 3 पॉइंट, अगर हम इसके इस वायर से 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हैं, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड इधर से 3 मीटर की दूरी पर होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इधर से 3 मीटर की दूरी पर होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इधर से 3 मीटर की दूरी पर होगा। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अगर 3 मीटर से आगे चले गए, हम जानते हैं कि 3 मीटर से आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। कितना आगे गए? 5 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे 5 मीटर दूर चले गए, भले मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, लेकिन उस 5 मीटर की दूरी पर हम नॉर्थ साइड में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो या साउथ में हो, उस पूरे राउंड शेप में हम जहां भी रहेंगे उस निश्चित दूरी पर, उस निश्चित रेडियस में कह सकते हैं, उस फिक्स्ड रेडियस के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। इससे एक बात का पता चल गया। क्या पता चल गया? इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से एक बात का पता चल गया, अगर ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर, पर्टिकुलर लेंथ पर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जहां पर भी जाए उस सरकमफ्रेंस पर, उस निश्चित रेडियस पर, उस फिक्स रेडियस पर हर जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, उसी डायग्राम को मैंने यहाँ बताया है, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे। इज इट क्लियर? ये करंट फ्लो हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं मेरे पास पहले ए ये है, इस पोजीशन पे है, हम इस पोजीशन पे वायर के इस हिस्से में रहे, उसी ए डिस्टेंस पर यहाँ रहे, उसी ए डिस्टेंस पे यहाँ रहे, उसी ए डिस्टेंस पर यहाँ रहे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हमें सेम मिलेगा। और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा और हम आगे आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, हमने अपने लेंथ को बढ़ा दिया, हम जानते हैं इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इस निश्चित, इस फिक्स रेडियस पर हर जगह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी डायरेक्शन लेंगे, इस निश्चित सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं ए पर, या फिर इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस के फॉर्म में भी कंसिडर कर, इस निश्चित रेडियस पर, इस फिक्स रेडियस पर, इस पोजीशन पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो इस रिलेशन से एक बात तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो आगे जाके खत्म नहीं होता, वो एक क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज लूप। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? क्लोज लूप। ये तो समझ में आ गया। किस रिलेशन की वजह से? इस रिलेशन की वजह से। ठीक है, इस रिलेशन ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होता है? लूप के फॉर्म में होता है, क्लोज्ड होता है। यहां तक क्लियर हो गया। नॉट टर्मिनेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में बनाता है। ये इज इट क्लियर? अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा जवाब रहेगा ये क्लोज लूप में फॉर्म होता है। करंट कैरिंग वायर की वजह से या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्लोज लूप के फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम ये आया कि अगर ये क्लोज लूप के फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो टर्मिनेटिंग है कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेटिंग है। वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाता है, फिर आगे वो नहीं जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ना तो कहीं से आता है ना कहीं जाता है, बस ये एक लूप फॉर्म करता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है। और क्लोज लूप फॉर्म में ना तो किसी चीज का इनिशियल पॉइंट होता है, ना तो फाइनल पॉइंट होता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना एंड पॉइंट होता है। क्लोज लूप में याद रखना, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंड पॉइंट। उसी तरीके से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। इट फॉर्म्स अ लूप। ये क्या बनाता है? लूप बनाता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर मेरे इस तरीके से करंट दे रहा है, वो जो लूप का फॉर्म होगा और ये जो वायर है कंडक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, ये प्लेन है, इस प्लेन में
इस प्लेन में ये लूप फॉर्म हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड के लूप फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ पे? इस प्लेन में। ऐसे ये प्लेन है इस तरीके से, और इस पर ये बॉटल मान लेते हैं, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ ये मेरी हथेली, ये हमारा प्लेन है। ये प्लेन कैसा है? ये प्लेन और कंडक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ ऐसे 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 ये लूप फॉर्म कर रहा है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इज इट क्लियर ना? तो इस करंट की वजह से तो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो लूप की तरह है, और उस लूप का प्लेन, उस मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कंडक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, ये प्लेन जो है, ये प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया, लूप के फॉर्म में तो होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कौन ये डिसाइड करेगा? लूप अगर है, या तो वो इस राउंड में घूम सकता है या इस राउंड में घूम सकता है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन इस लूप के टेंजेंट पॉइंट पे, ये टेंजेंट पॉइंट पे जो भी फोर्स एक्ट होगा, टेंजेंट पॉइंट पे जो भी फोर्स एक्ट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। जो भी फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस फोर्स को दिखाएगा कौन? तो आंसर है मैग्नेटिक नीडल। कौन दिखाएगा? मैग्नेटिक नीडल। तो हमने इस दूसरे डायग्राम में बना के रखा है, यही चीज यहाँ पे है। यहाँ पर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। इसकी वजह से जो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ये है। हमने इसके हर टेंजेंशियल पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कह सकते हैं, मैंने क्या रखा? मैग्नेटिक नीडल रखा। मैग्नेटिक नीडल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का जो फॉर्म होता है, एक हिस्से में नॉर्थ, उसके नीडल में एक हिस्से पे नॉर्थ बना होता है और दूसरा साउथ। नॉर्थ हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाएगा, साउथ पोल को। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक नीडल मैंने यहाँ रखा, करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर है, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखा। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल रखा, और ये मान लेते ये मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास जो चौक है यहाँ पर मैंने रखा, और ये चौक ऐसे टर्न ले लिया, यहाँ से ये ऐसे टर्न ले लिया। फिर मैंने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा, इसका नॉर्थ पोल इधर टर्न ले लिया। फिर मैंने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा, इसका नॉर्थ पोल इधर टर्न ले लिया। हर पॉइंट पे मैंने रख के देखा, नॉर्थ पोल बार बार इस डायरेक्शन में शो हुआ। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? उसका फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कौन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल। तो हमने नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को हर पॉइंट पे रख के देखा, यहाँ रखा घूम गया इधर, यहाँ रखा ऐसे घूम गया, यहाँ रखा ऐसे घूम गया, यहाँ रखा ऐसे घूम गया, यहाँ रखा ऐसे घूम गया। तो यहाँ से हमें एक बात पता चला। क्या पता चला? अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस शेप में है, और ये डायरेक्शन क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यही चीज हमने करंट के डायरेक्शन को देखकर, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, मतलब करंट अभी अपवर्ड है तो हमने करंट को डाउनवर्ड कर दिया, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट वो कंडक्टर में, तो उसके चारों तरफ बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज था। और जैसे ही हमने इसके डायरेक्शन को चेंज किया, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया कंडक्टर के अंदर में, फिर से हमने मैग्नेटिक नीडल रख के देखा तो मैग्नेटिक नीडल ने रिवर्स डायरेक्शन दिखाया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखाया। यहाँ से हमें एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने जो पढ़ा था, एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कहीं से स्टार्ट नहीं होता है। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉर्म्स अ लूप। ये किसके रूप में रहता है? लूप के फॉर्म में रहता है। एंड लूप का कोई एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लूप के फॉर्म में होता है। लेकिन करंट जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में, तब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। जब भी डाउनवर्ड दिया तब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया।
इज इट क्लियर? सॉरी, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में होता है और इसका डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और इसी के डायरेक्शन को जिसने भी फाइंड आउट किया उसने अपना एक रूल बना दिया और उस रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, इसे तब तक समझो। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो लूप के फॉर्म में बनता है। उससे हमने देखा कि कब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उससे एक रूल बनाया गया, उस रूल को बोला गया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के यूज से हम पता कर सकते हैं कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है करंट के अकॉर्डिंग। जब करंट अपवर्ड जा रहा है तब उस समय डायरेक्शन क्या है, जब करंट नीचे की तरफ आ रहा है तब उस समय डायरेक्शन क्या है, इसका हम लोग पता करते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज करेंगे। हमारे पास कंडक्टर है ये, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हम ये मान के चलते हैं ये करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। हम अपने राइट हैंड के इस थंब को, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में इस तरीके से इंडिकेट करेंगे और बाकी सारी उंगली जिस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, जिस डायरेक्शन में इसका कर्ल बनेगा, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। फिर से मेरी बात सुन लेते हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हम अपने राइट हैंड का यूज करेंगे, जिसमें थंब करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। ये ऊपर की तरफ करंट, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो थंब ऊपर की तरफ, बाकी सारी उंगली जिस डायरेक्शन में मूव कर जा रही है, कर्ल फॉर्म कर रही है, तो वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो होता तो ये थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन और ये बनाता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड। हम अपने राइट हैंड में एक स्ट्रेट कंडक्टर को अगर पकड़ेंगे तो इन सच अ वे दैट द एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये जो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब एक्सटेंड होगा, बाहर निकलेगा, दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और बाकी सारे फिंगर्स के कर्ल क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देंगे। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। इसके बाद हम दूसरे रूल के बारे में देखते हैं, वो रूल क्या कहता है, ये समझो। सेकेंड रूल है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर हम राइट हैंड से किसी स्क्रू को घुमा रहे हैं, अगर हम स्क्रू को ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो स्क्रू रोटेट करते हुए अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इसका जो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, अगर ये करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो रोटेशन ऑफ द स्क्रू है या रोटेशन ऑफ जो हमारा थंब है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर स्क्रू को हम रोटेट कर रहे हैं राइट हैंड से, राइट हैंड कंपलसरी है, राइट हैंड से रोटेट कर रहे हैं, राइट हैंड से रोटेट करते हुए स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, उस स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो स्क्रू जिधर की तरफ पेनेट्रेट करेगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा और वही करंट का डायरेक्शन है, तो स्क्रू को जिस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं तो हमारा थंब का रोटेशन या स्क्रू का रोटेशन क्या बताएगा, स्क्रू इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ द राइट हैंडेड स्क्रू बी रोटेटेड
along the wire so it advances in the direction of the current। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे और ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला शार्प पॉइंट क्या है, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, राइट हैंड से अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देन द डायरेक्शन ऑफ इन व्हिच द थंब रोटेट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब रोटेट कर रहा है वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएगा। ये हमारा था मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो फर्स्ट राइट हैंड रूल और सेकेंड मैक्सवेल्स कॉर्क रूल, इन दोनों रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जाना। अब वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से होता है उसको इस ग्राफ में समझेंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ए। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस शेप में मिलेगा और इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोलिक शेप। हाइपरबोलिक फॉर्म में हमें ये ग्राफ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस ये किया था कि जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फ्रॉम द कंडक्टर से हम लोग दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। इट डजंट मीन कि यूनिफॉर्म में घटेगा। इसका अगर यूनिफॉर्म में घटता तो हमें डिक्रीजिंग लाइन मिलता स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, लेकिन हमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे कंडक्टर से, शुरुआत में दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीमे घटेगा, कम कम घटेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाने लगेंगे एक समय बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड कम होने के बाद वो धीरे धीरे उसका घटना एक कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात फिर से सुन ले, हाइपरबोलिक ग्राफ का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे है, डिस्टेंस यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है। थोड़ा और आगे आए, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। थोड़ा और मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, बहुत तेजी से फॉल नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। एक होता है ना बहुत तेजी से फॉल होना, यूनिफॉर्म भी नहीं और बहुत तेजी से भी नहीं, थोड़ा कम हुआ। और गए हैं और डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया और डिस्टेंस बढ़ा दिया और कम हुआ, और डिस्टेंस बढ़ा दिया और कम हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म वे में कम नहीं हो रहा है। फिर कम होते 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 एक समय बाद ऐसा हो गया, ये लाइन थोड़ा सा डिस्टेंस के पैरेलल हो गया। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि जब वो शुरू में धीमे घटा, फिर घटते 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 एक समय बाद फिर वो तेजी से घटने लगा। फिर हुआ क्या, जैसे ही वो घटा तो घटने के बाद हुआ कि एक समय बाद वो डिस्टेंस के पैरेलल आ गया। पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जाने लगे, कंडक्टर से और जितना दूरी बढ़ाने लगे, तो घटा तो जरूर, लेकिन घटने का जो रेट था बहुत धीमा हो गया, वो पैरेलल हो गया। इज इट क्लियर? तो शुरुआत में मैक्सिमम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, फिर बीच में एक ऐसा पोजीशन आया कि थोड़ा सा ज्यादा तेजी से घट गया। ये वाला इस रीजन में थोड़ा ज्यादा तेजी से घटेगा, इस बीच में देखेंगे तो थोड़ा तेजी से घट रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम ये देखेंगे ये पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपरबोलिक फॉर्म में है। तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वे में नहीं, हाइपरबोलिक फॉर्म में। मतलब एक समय बाद काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो वो डिस्टेंस के पैरेलल धीमे धीमे घटने लगेगा, ठीक है। दिस वाज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड था। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों इन्हें रिवाइज करते रहें।